नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे 2027 चुनाव को लेकर मायावती की चुनावी बिसात की, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को लेकर सीएम योगी के लिए गए बड़े फैसले की और वंदे मातरम को लेकर छिड़ी सियासी जंग की, और आखिर में बात करेंगे लखनऊ की जीवन रेखा कही जाने वाली गोमती नदी की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, बोले अमित शाह। जैन अल्फा प्रोटेस्ट को मायावती का समर्थन, सरकार ने स्कूलों को नजरअंदाज किया। सीएम रेखा ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया, मनोहर लाल आशीष सूद भी रहे मौजूद। पत्नी और बहन को गोली मारने के बाद खुद को किया शूट, डबल मर्डर से दहला लखनऊ। पेपर लीक केस में एक्शन, बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड अरेस्ट। सज्जन कुमार का निधन, तिहाड़ जेल में थे बंद, 84 के सिख दंगे में थे दोषी। लखनऊ में डीआरआई का बड़ा एक्शन, हाथी दांत की 54 कलाकृतियों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। हड़ोगी टनल के अंदर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत, 8 हुए घायल। सोना चांदी हुआ महंगा, 9,260 रुपया बढ़कर 2,38,000 रुपए पर पहुंची चांदी, 1,57,000 रुपए हुआ गोल्ड। सप्ताह के चौथे दिन शेयर मार्केट में हरियाली, सेंसेक्स 628 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,332 अंक पर ठहरा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है और इस चुनावी दौड़ में अब बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। जी हां, कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ राज करने वाली मायावती अब अपने खिसके हुए जनाधार को वापस खड़ा करने की कोशिश में जुट गई हैं और इस बार उनकी रणनीति में एक साथ कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पहले मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारा, सभाएं शुरू कराईं, युवाओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश तेज की और अब मायावती ने पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरों में गिने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा को भी एक बेहद अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी संकेत साफ है, बीएसपी 2027 में सिर्फ अपने पारंपरिक बहुजन वोट बैंक के भरोसे चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि एक बार फिर सर्व समाज के फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की कोशिश में है। मायावती की नज़र खासतौर पर ब्राह्मण वोटरों पर है। वहीं ब्राह्मण वोट जिसे साध कर बीएसपी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या मायावती 2007 का वही सोशल इंजीनियरिंग मॉडल दोबारा खड़ा कर पाएगी? क्या सतीश चंद्र मिश्रा को आगे लाने के पीछे ब्राह्मण समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की रणनीति है? आइए समझते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती भले ही पिछले कुछ चुनावों में कमजोर नजर आई हो, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के युवा नेता और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी सभाएं शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ मायावती खुद उम्मीदवारों के चयन और संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया में जुटी हैं। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जा रही है। यानी बीएसपी का चुनावी इंजन अब धीरे धीरे पूरी रफ्तार पकड़ रहा है। इसी बीच मायावती ने अपने सबसे भरोसेमंद और लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े नेताओं में शामिल सतीश चंद्र मिश्रा को नई जिम्मेदारी देकर सियासी संदेश और बड़ा कर दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी की लीगल और मीडिया संबंधी जिम्मेदारियों के साथ साथ अब चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का भी प्रभार सौंपा गया है। मायावती के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका कई मायनों में बेहद अहम रहने वाली है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के पुराने और प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। वे लंबे समय से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर उनकी पहचान भी है।
मायावती सरकार के दौरान वह उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भी रह चुके हैं, माफ करिएगा महाअधिवक्ता भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कई बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। यानी सतीश चंद्र मिश्रा के पास संगठन, कानून, राजनीति और चुनावी प्रक्रिया चारों स्तर पर लंबा अनुभव है। यही वजह है कि चुनाव आयोग से जुड़े कामों की जिम्मेदारी देना महज प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, इसे 2027 के चुनाव की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे अहम बात, सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी का वह चेहरा हैं जिनके जरिए मायावती ने अतीत में ब्राह्मण समाज तक अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश की थी। वहीं बात उस फॉर्मूले की जिसने 2007 में मायावती को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया था। दरअसल साल 2007 में बीएसपी ने सिर्फ दलित वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया। दलितों के साथ ब्राह्मणों समेत दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश की गई। ब्राह्मण समाज में बीएसपी की पैठ बनाने में सतीश चंद्र मिश्रा का चेहरा भी अहम रहा। नतीजा ये हुआ कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं अब करीब 2 दशक बाद मायावती उसी पुराने राजनीतिक मॉडल को नए तरीके से दोहराने की कोशिश करती दिख रही हैं। मायावती ने खुद कहा है कि बीएसपी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ सर्व समाज में अपना आधार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खास तौर पर ब्राह्मण समाज के नेताओं को प्राथमिकता के साथ उम्मीदवार बनाए जाने की भी बात उन्होंने कही है। यानी बीएसपी का संदेश साफ है कि बहुजन के साथ सर्व समाज को जोड़ो और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करूं। आपको बता दें, सतीश चंद्र मिश्रा को कोई नई जिम्मेदारी दिए जाने का समय भी राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में है। दरअसल बीते दिनों मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के भांजे अनंत मिश्रा और पंटू को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद सियासी गलियारों में सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मायावती ने अब सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी देकर उन अटकलों पर विराम लगाने का संदेश दिया है। यानी पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका कभी भी महत्वपूर्ण है और 2027 के चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारने की तैयारी है। इतना ही नहीं, मायावती अकेले चुनावी मोर्चा संभालने के बजाय पार्टी की नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ा रही हैं। आकाश आनंद को चुनावी सभाओं में उतारा गया है। आकाश आनंद युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने, विपक्ष पर आक्रामक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में हाथरस की जनसभा में आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। यानी बीएसपी के चुनावी प्लान में एक तरफ मायावती का अनुभव है, दूसरी तरफ आकाश आनंद का युवा चेहरा और अब तीसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा का संगठन और चुनावी प्रबंधन का अनुभव। तो उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात अभी पूरी तरह बिछी नहीं, लेकिन मायावती ने अपने मोहरे चलना शुरू कर दिए। आकाश आनंद मैदान में उतर चुके हैं, उम्मीदवारों का चयन शुरू हो चुका है, विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन तेज हो गए हैं और अब सतीश चंद्र मिश्रा को चुनावी आयोग से जुड़े अहम काम की जिम्मेदारी देकर मायावती ने ब्राह्मण समाज और सर्व समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती एक तरफ अपने पारंपरिक बहुजन वोट बैंक को संभालना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समेत सर्व समाज में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मायावती का ये दांव 2007 जैसा करिश्मा दोहरा पाएगा? क्या ब्राह्मण वोटर फिर बीएसपी की तरफ लौटेंगे? क्या आकाश आनंद युवाओं को नई पीढ़ी की बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब 2027 के चुनावी मैदान में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि मायावती ने अपनी तरफ से चुनावी बिगुल बजा दिया है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी को नजरअंदाज करना विरोधियों के लिए आसान नहीं रहने वाला। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों की बदहाली, बच्चों की शिकायत, शिक्षकों की कमी, बारिश में जलभराव, स्कूलों में साफ सफाई से लेकर पढ़ाई और खान पान की व्यवस्था तक सरकार रडार पर आ गई है। जी हां, बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से
ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां अपनी छोटी छोटी मांगों और स्कूल की बदहाली व्यवस्थाओं को लेकर स्कूली बच्चे सड़क पर उतरते नजर आए। वहीं शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा, वहीं स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हुए और कहीं बच्चों और अभिभावकों ने व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें सामने रखी। वहीं अब इन प्रदर्शनों को योगी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों को अपनी समस्या बताने के लिए सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्कूलों में अगर कोई कमी है, अगर किसी बच्चे या अभिभावक की शिकायत है, अगर शिक्षक नहीं हैं, अगर पढ़ाई प्रभावित हो रही है या फिर स्कूल की बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी और समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान कराया जाएगा। यानी अब सवाल सिर्फ शिकायत तक नहीं होगा, सवाल ये भी होगा कि शिकायत मिलने के बाद जिम्मेदार अफसर ने क्या किया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन ने पूरे प्रदेश में स्कूलों की निगरानी और शिकायतों के निस्तारण का सिस्टम और सख्त कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी अलग अलग जिलों और शिक्षण संस्थानों में सामने आने वाली समस्याओं पर नजर रखेंगे और ये भी देखेंगे कि शिकायत के बाद कार्रवाई हुई या मामला सिर्फ कागजों पर दब कर रह गया। वहीं मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी शर्मा ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि स्कूलों से जुड़ी कोई शिकायत सामने आती है तो उसकी जांच कराई जाए। अगर शिकायत सही है तो तत्काल समाधान कराया जाए और अगर सूचना गलत या भ्रामक है तो उसकी भी तुरंत खंडन किया जाए। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में तो हालत यहां तक पहुंचे कि छोटे छोटे स्कूल छात्र और छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने लगे। लखनऊ में छात्राओं की ओर से शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों से भी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं, शिक्षकों की कमी और दूसरी समस्याओं को लेकर शिकायतें सामने आईं। इन घटनाओं ने शासन का ध्यान खींचा और अब सरकार ने अधिकारियों को सीधे मैदान में उतारकर स्थिति नियंत्रित करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सरकार का फोकस सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। पठन पाठन कैसा चल रहा है, स्कूल में शिक्षक पर्याप्त हैं या नहीं, बच्चे और शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं या नहीं, बच्चों को पीने का पानी मिल रहा है या नहीं, स्कूल की बिजली व्यवस्था ठीक है या नहीं, स्कूल किचन शेड की स्थिति कैसी है, साफ सफाई कैसी है, बारिश में जलभराव तो नहीं हो रहा है, बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और बैग के लिए मिलने वाली राशि समय पर मिल रही है या नहीं, इन सभी चीज़ों की निगरानी की जाएगी। यानी सरकार अब स्कूल की पूरी व्यवस्था की ग्राउंड रिपोर्ट चाहती है। इतना ही नहीं, सरकार ने अधिकारियों को एक और अहम जिम्मेदारी दी है कि बच्चों और उनके अभिभावकों से लगातार संवाद करें। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह केवल दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट का इंतजार न करें, बल्कि अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करें और बच्चों से सीधे बात करें। बच्चों से पूछा जाए कि उन्हें स्कूल में क्या परेशानी है, पढ़ाई का स्तर कैसा है, शिक्षक नियमित आते हैं या नहीं, स्कूल में किसी सुविधा की कमी तो नहीं है, खाना कैसा मिलता है, पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, साफ सफाई की स्थिति कैसी है। सरकार का मानना है कि जैन अल्फा की ज़रूरतों को समझने के लिए उनसे सीधे बातचीत करना ज़रूरी है। इसीलिए अधिकारियों को स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करने और उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मकसद साफ है कि वास्तविक शिकायत दबनी नहीं चाहिए और गलत सूचना के नाम पर अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिर्फ बेसिक और माध्यमिक विद्यालय ही नहीं, बल्कि अलग अलग विभागों के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी की जाएगी। जहां भी शिकायत या व्यवस्था में कमी सामने आएगी, वहां उसके तत्काल निस्तारण की कोशिश की जाएगी और अगर लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को चिन्हित कर उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। पूरे मामले में योगी सरकार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बच्चों की शिकायत को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, उन्नाव हो या प्रदेश का कोई भी जिला, अगर किसी स्कूल की व्यवस्था को लेकर बच्चे
या अभिभावक शिकायत करते हैं तो अधिकारी उसकी जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में स्कूलों की व्यवस्था को लेकर सरकार ने अब अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। बच्चे सड़कों पर उतरें, स्कूल में शिक्षक ना हो, पढ़ाई प्रभावित हो, बारिश में स्कूल डूबें, साफ सफाई की हालत खराब हो या फिर स्कूल से जुड़ी कोई शिकायत सोशल मीडिया पर सामने आए, अब इन मामलों को नज़रअंदाज करना अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा। सरकार की कोशिश यही है कि बच्चों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर ना उतरना पड़े, उनकी बात स्कूल और प्रशासन के स्तर पर ही सुनी जाए और स्कूल में उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी मिलें, क्योंकि स्कूल सिर्फ 4 दीवारों और एक बोर्ड का नाम नहीं है। स्कूल बच्चों के भविष्य की नींव है और अगर उसी नींव में कमी होगी तो सवाल सिर्फ आज की व्यवस्था पर नहीं, आने वाले कल पर भी उठेंगे। अब देखना होगा कि शासन की ये सख्त निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और जिन स्कूल में शिकायतें सामने आई हैं वहां वास्तव में कितनी तस्वीर बदलती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार सीधे निशाने पर है कांग्रेस। कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा हमला बोला है कि राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी फैसला बताते हुए आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटा और यहीं से देश के विभाजन की नींव पड़ी। गृह मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस आज भी उसी 1937 के फैसले को आगे बढ़ा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज़ादी के 80 साल बाद इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने की कोशिश की है। और अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने सिर्फ 2 अंतरे गाने का फैसला क्यों किया। 1937 में ऐसा क्या हुआ था कि अमित शाह इसे देश के विभाजन से जोड़कर क्यों देख रहे हैं और कांग्रेस के इस फैसले के बाद क्या एक बार फिर राष्ट्रगीत को देश की सियासत 2 खेमों में बंटती दिखाई दे रही है। आइए पूरी खबर समझते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है कांग्रेस के उस फैसले से जिसे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि वह 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के दूसरे मुख्य नेताओं की मौजूदगी में लिए गए फैसले का पालन करेगी। इसी के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे गाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1937 के कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव के कुछ हिस्सों का भी हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि उस समय वंदे मातरम के 2 अंतरों के गायन का फैसला लिया गया था। वहीं से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंद गाने का निर्णय लेकर देश विरोधी फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के फैसले की निंदा करती है और पूरा राष्ट्रीय गीत एकता के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश को ये याद रखना चाहिए कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। गृह मंत्री ने कहा कि एक बार वंदे मातरम को विभाजित करने के गंभीर परिणाम देश भुगत चुका है, इसीलिए अब कांग्रेस के इस फैसले का विरोध होना चाहिए। यानी अमित शाह ने इस पूरे विवाद को सिर्फ राष्ट्रगीत के गायन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कांग्रेस की विचारधारा और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर दिखा दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहने वाला है या वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने फैसले को 1937 के ऐतिहासिक निर्णय से जोड़कर सही ठहराया। कांग्रेस का कहना है कि वह उस समय के शीर्ष नेताओं और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा किए गए फैसले का पालन कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 1937 के प्रस्ताव का हवाला दिया गया। कांग्रेस के मुताबिक उस समय कुछ वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरों को ही सार्वजनिक रूप से गाने का निर्णय लिया गया था। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब अपने कार्यक्रमों में 2 अंतरे गाने का फैसला किया है।
फिलहाल वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी राजनीतिक भिड़ंत हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस 1937 के फैसले का हवाला देकर दो अंतरे गाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे देश की एकता, शहीदों के सम्मान और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रही है। यानी अब आने वाले दिनों में वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में चर्चा में आने वाला है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति लखनऊ में गोमती को निर्मल बनाने के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। करोड़ों खर्च हुए, योजनाएं बनी, बैठकें हुई, निर्देश जारी किए गए, लेकिन गोमती में गंदे नाले और सीवरों का पानी गिरना आज तक नहीं रुका। जी हां, जिस नदी को साफ करने के नाम पर पिछले कुछ दशकों में 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं, उसी गोमती में आज भी शहर के नाले खुलेआम गंदगी उड़ेल रहे हैं। हाल ये है कि लखनऊ के आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े नाले सीधे गोमती नदी में गिर रहे हैं, जबकि शहर के करीब 52% इलाके में अभी भी तक सीवर लाइन का नेटवर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर करोड़ों खर्च होने के बाद भी गोमती की गंदगी खत्म क्यों नहीं हुई। वहीं सरकार की योजनाओं और अधिकारियों की रिपोर्ट के बीच जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से उच्च स्तरीय बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने नगर निगम, जलकल विभाग और जल निगम की अधूरी रिपोर्टों पर नाराजगी जताई। मंडलायुक्त ने साफ निर्देश दिया कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि गोमती नदी में एक बूंद भी सीवर नहीं जाएगा, तब तक कोई नई योजना आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने अधिकारियों से सीधा सवाल किया है कि आखिर कितना सीवर पाइपलाइन के जरिए एसटीपी तक पहुंच रहा है। सीवर लाइन नालों के रास्ते एसटीपी तक पहुंच रहा है और कितने मोहल्लों का सीवर कितना ट्रीट हुए सीधे नदी में घुल रहा है। यानी कागजों में साफ सफाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली सवाल है कि गोमती के पानी में कितना सीवर जा रहा है। आपको बता दें, गोमती को साफ और सुंदर बनाने के लिए अलग अलग समय में कई बड़ी योजनाएं चलाई गईं। पिछले कुछ दशकों में नदी को संवारने और प्रदूषण रोकने के नाम पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए जाने का दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद नदी में गंदे नालों और सीवर का पानी पहुंचना अभी तक बंद नहीं हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण साल 2015 का गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया था। इसका मूल बजट करीब 656 करोड़ रुपए था। बाद में कैग की रिपोर्ट में परियोजना पर करीब 1435 करोड़ रुपए खर्च होने का खुलासा हुआ, जबकि काम का लगभग 60 से 70% तक ही पूरा हो पाया। वहीं साल 2027 में योगी सरकार ने रिवर फ्रंट योजना में कथित वित्तीय नियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जांच के बाद सिंचाई विभाग के कई बड़े अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि कितना पैसा खर्च होने के बाद भी गोमती में गंदगी का रास्ता क्यों नहीं बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ गोमती में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह नदी में सीधे गिरने वाले नाले बताए जा रहे हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक नगरिया, पाटा नाला और करकट्टा नाला सीधे गोमती नदी में गिर रहे हैं। इसके अलावा डाउन स्ट्रीट में हैदर कनाल की गंदगी भी नदी तक पहुंच रही है। लखनऊ शहर में कुल 32 बड़े नाले बताए गए हैं, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक नाले सीधे गोमती में गिर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, उठना लाजमी है कि जब नदी में गंदे पानी के सीधे प्रवेश का रास्ता ही बंद नहीं हुआ, तो फिर गोमती को निर्मल बनाने की योजना का असली असर कैसे दिखाई देगा। वहीं पिछले साल गोमती तट पर छठ महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी को पूरी तरह निर्मल बनाने की घोषणा की थी। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी मंडलायुक्त को दी गई थी। इसके अलावा 3 साल और मुख्यमंत्री ने खुद को गोमती नदी की समीक्षा की और नदी में जा रहे सीवर की मोहल्लावार पूरी रिपोर्ट तलब की।
मंडलायुक्त ने तत्काल विभाग से प्रमुख बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। अब नगर निगम के साथ मिलकर इन दोनों लाइनों का अलग करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। यानी समस्या सिर्फ नदी किनारे की नहीं, शहर के भीतर की भी है और सीवर का नेटवर्क कई जगह एक दूसरे में मिल गया है। यही गंदा पानी आगे चलकर गोमती तक पहुंचने का खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल लखनऊ में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी कम नहीं है। भरवारा 345 MLD, दौलतगंज 42 और 14 MLD, हैदर कनाल 120 MLD, CG सिटी 19 MLD, वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 10 से 6.5 MLD, हाथी पार्क 1.5 MLD। इसके बावजूद कई इलाकों में सीवर और नालियों के पानी के मिश्रण की समस्या बनी हुई है। यानी सवाल सिर्फ STP की क्षमता का नहीं, असली चुनौती यह है कि गंदा पानी STP तक पहुंचे कैसे। अगर सीवर लाइन ही नहीं है, नाली और सीवर आपस में मिल रहे हैं और बड़े नाले सीधे नदी में गिर रहे हैं, तो फिर STP तक पहुंचने से पहले ही गंदा पानी गोमती में पहुंच सकता है। ऐसे में सवाल बिल्कुल सीधा है कि गोमती को निर्मल बनाने का सपना आखिर कब हकीकत बनेगा। क्या नई योजनाएं जमीन पर उतरेंगी या फिर एक बार फिर फाइलों में ही तैयार होकर रह जाएगी? क्योंकि गोमती को सिर्फ कागजों पर साफ नहीं किया जा रहा या नहीं किया जा सकता जब तक नदी में गिरने वाले हर नाले और हर बूंद सीवर का रास्ता बंद ना हो। तब तक निर्मल गोमती का दावा अधूरा ही रहेगा। अब देखना होगा कि मंडल आयुक्त सख्त निर्देश के बाद अधिकारी सिर्फ रिपोर्ट तैयार करते हैं या वास्तव में गोमती में गंदा पानी जाने का रास्ता बंद भी कर पाते हैं। तो ये थी खबरें, अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरें। आज हमने बात की उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी तैयारियों की। इसके बाद हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सख्त रुख के बारे में। वहीं वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी तेज हो गया है। और आखिर में बात हुई लखनऊ की गोमती नदी की। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।